जोहार मित्रों, जैसा कि आप सबों को पता है, आगामी दिसंबर में जेएसएससी के द्वारा कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन होने वाली है और आने वाले दिनों में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन भी होने वाली है। इसी दोनों को मद्देनज़र और साथ ही साथ आगामी किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उसी को लेकर मैं एक नया सीरीज आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो रहा हूं और उसी को लेकर मैं आज आपके समक्ष रूबरू होऊंगा। झारखंड समसामयिकी जेपीएससी जेएसएससी स्पेशल। सामान्यतः देखा जाता है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछे जाते हैं वह लास्ट टू ईयर्स या 1.5 ईयर्स का अगर आप तैयारी करते हैं तो जो करंट अफेयर्स या समसामयिकी से संबंधित प्रश्न होते हैं वो सामान्यतः कवर हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं वर्ष 2022 से लेके अब तक, जनवरी 2022 से लेके अब तक जो भी झारखंड में नवीनतम घटनाएं हुई हैं, नवीनतम तथ्य उभर कर आप सामने आए हैं, उन सबों को लेकर मेरा ये स्पेशल सीरीज आपके समक्ष आने वाला है। तो मुझे आप सबों से अनुरोध है कि मेरे ये आने वाले सीरीज को एक एक सीरीज को आप न छोड़ें, देखें, वीडियो को स्किप करके न देखें बल्कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी जानकारी को मजबूती मिल सके और आप एक सफल प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सकें और सफलता प्राप्त हो। इसी उद्देश्य से मैंने ये जो सीरीज है आपके समक्ष लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज मैं आपके समक्ष पहला सीरीज लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधी बात और सीधी काम की बात, सीधे काम की बात, सीधी बात सीधे काम की बात तो लेते हैं और समसामयिकी को जो पहला सीरीज है उसको लेते हुए आज का पहला प्रश्न आप सबके समक्ष में लेकर उपस्थित हुआ हूं। और पहला प्रश्न है, देखिए पहला प्रश्न है, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान के बारे में विचार करें। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स जो अभियान है ये क्या है और इसके संबंध में 3 तथ्य आपके समक्ष में दिए गए, 3 कथन दिए गए हैं और तीनों कथनों में से हमें सही कूट का चुनाव या सही कथन का चुनाव करना है। पहला कथन है, इसकी शुरुआत आरएलजी इंडिया द्वारा जमशेदपुर के मानगो में शुरू किया गया। यानी झारखंड में इसकी शुरुआत आरएलजी इंडिया द्वारा जमशेदपुर के मानगो शहर में शुरू किया गया। दूसरा कथन है, यह एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसका संबंध ई कचरा का सुरक्षित निपटान करना है। तीसरा है, इसमें जागरूकता गतिविधियों का संचालन स्कूली छात्रों, कॉरपोरेट निकाय या उपभोक्ताओं आदि के द्वारा चलाया जाएगा। तो मित्रों ये तीनों ही कथन सही हैं, इसीलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। यह बेसिकली जितनी भी बंदरगाह हैं वहां ये ई कचरा के सुरक्षित निपटान करने से संबंधित ये कार्यक्रम है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारा वेस्ट है उसको हम किस तरह से बायोडिग्रेडेबल बनाते हुए उसका समुचित निपटान करें। इस कार्यक्रम का ये जागरूकता अभियान कार्यक्रम है और इसकी शुरुआत आरएलजी इंडिया द्वारा जमशेदपुर के मानगो शहर में किया गया था। और इसमें जो जागरूकता लाने की जो काम होती है उसमें स्कूली छात्रों को लिया जाता है, कॉरपोरेट निकाय, बिजनेस सेक्टर्स, कंज्यूमर्स, इन सभी को लेकर ये जागरूकता अभियान को चलाया जाता है। तो इस तरह से ये ऑप्शन डी सही है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कहां किया जा रहा है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण कहां किया जा रहा है? ऑप्शन ए है रांची, बी गुमला, सी जमशेदपुर और डी बोकारो। तो इसका आंसर है ए, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो निर्माण किया जा रहा है वो रांची में जो स्मार्ट सिटी बन रहा है वहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। तो मैं बता दूं ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया जा रहा है, इसका क्या काम है? इसमें आयात निर्यात से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्या क्या सुविधाएं होंगी? आयात निर्यात से संबंधित सभी तरह की सुविधाएं होंगी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित या उससे जुड़ी जितनी भी गतिविधियां होंगी उसकी जानकारी आपको इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मिल जाएगा। 2018 में, ध्यान दीजिए, 2018 में
केंद्र सरकार ने राज्य में इसे खोलने की अनुमति दी थी? ध्यान दीजिए, भारत सरकार ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खोलने की अनुमति झारखंड को दिया था। कब? 2018 में इसे अनुमति मिलती थी और उसी अनुमति के तहत 20 जनवरी 2022 को इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का उद्घाटन कहां किया गया? स्मार्ट सिटी कॉम्प्लेक्स में इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है। वहां 20 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। तो कभी भी प्रश्न आएगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण झारखंड में कहां किया जा रहा है, तो उत्तर होगा इसका रांची। अगला ऑप्शन है AVIG क्या है? AVIG क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ है A रोबोट, B वायरस, C सॉफ्टवेयर, D ऑपरेशन मशीन। तो इसका उत्तर है रोबोट। तो AVIG के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इसका जो AVIG का जो है निर्माण है या बनाया गया है धनबाद निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उनका नाम है सस्वयं पी रंजन। ये धनबाद के रहने वाले निवासी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और इन्होंने इस रोबोट का निर्माण किया है जिसका नाम रखा है उन्होंने AVIG। ये बेसिकली क्या है? ये जो AVIG रोबोट है अगर किसी भी तरह के कोरोना वायरस एवं उससे रिलेटेड अन्य जो भी वेरिएंट्स हैं उसको ये निष्क्रिय कर देगा। कहने का तात्पर्य है अगर किसी क्षेत्र में अगर कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया है तो वहाँ ये जो AVIG रोबोट्स है ये उस कोरोना वायरस संक्रमण को निष्क्रिय कर देगा। ऐसा इस रोबोट का काम है। तो इसका निर्माण या इसको बनाया किसने, इसको डेवलप किसने किया है? धनबाद निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर सस्वयं पी रंजन ने किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन के तहत संभव है। ध्यान दीजिए, प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन के तहत संभव है। ऑप्शन ए है दंत चिकित्सा, बी कैंसर चिकित्सा, सी लेजर ऑपरेशन और डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दंत चिकित्सा। प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन जो है ये जो है दंत चिकित्सा से संबंधित एक मशीन है जिसका उद्घाटन 18 जनवरी, ध्यान दीजिए 18 जनवरी 2022 को बोकारो में किया गया। प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन का उद्घाटन 18 जनवरी 2022 को कहां किया गया? बोकारो में किया गया। और यह झारखंड और बिहार में पहला मशीन है। और इससे क्या संभव है? इसको जो बोकारो में इसका लगाया गया है, उद्घाटन किया गया है, यह दंत चिकित्सा के क्षेत्र में एक नायाब मशीन है, नायाब उपकरण है जिसके तहत दंत चिकित्सा को सुलभ बनाया जा सकेगा और इलाज और बेहतर हो सकेगा इस मशीन को लगने के बाद। तो प्राइम स्कैन इकोसिस्टम ऑफ मशीन का संबंध क्या है या इसके तहत क्या संभव है? तो उसका उत्तर होगा दंत चिकित्सा। और क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 सविता कुमारी का संबंध है। ऑप्शन ए दिया हुआ है हॉकी खिलाड़ी, तीरंदाज खिलाड़ी, सी है खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित और डी है पहली आदिवासी बालिका जो इसरो गई। तो सविता कुमारी का संबंध जो है किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। ठीक है, तो 2022 में जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से जो सम्मान दिया गया उसमें सविता कुमारी जो झारखंड की एक खिलाड़ी हैं, खेल श्रेणी में इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार के संबंध में थोड़ी मैं जानकारी बता दूं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है, कुल 6 श्रेणियों में। ध्यान दीजिएगा, पहला जो श्रेणी है वो है नवाचार या इनोवेशन, दूसरा है सामाजिक सेवा, तीसरा है शैक्षिक, चौथा है
खेल, पांचवा है कला और संस्कृति और छठा है वीरता। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कुल 6 श्रेणियों में दिया जाता है, नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला और संस्कृति और वीरता। और 2022 में इस खेल श्रेणी के तहत सविता कुमारी को, जो झारखंड की खिलाड़ी हैं, उनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, छठा प्रश्न, गिरिधारी राम गोंझू को किस वर्ष का पद्म पुरस्कार दिया गया है? गिरिधारी राम गोंझू को किस वर्ष का पद्म पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है 2021, 2022, 2020 और 2023। तो इसका उत्तर है 2022। तो गिरिधारी राम गोंझू को पद्म पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ है? 2022 को। मैं थोड़ी बहुत गिरिधारी राम गोंझू के बारे में बता दूं, ये नागपुरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं और नागपुरी के एक ख्याति प्राप्त विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता हैं। तो ये रांची विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुआ करते थे और ये इनका नागपुरी के क्षेत्र में बहुत अधिक, नागपुरी भाषा में इनका योगदान है। इसी योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा 2022 में इन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म पुरस्कार के बारे में मैं थोड़ी बता दूं, पद्म पुरस्कार जो है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पुरस्कार है और ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। कोई भी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए पद्म विभूषण दिया जाता है, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए, गिरिधारी राम गोंझू सर को पद्मश्री की उपाधि कब मिली है? 2022 में मिली है। और पद्मश्री किनको दिया जाता है? किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा, उत्कृष्ट विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है। पद्म पुरस्कार 3 कैटेगरी में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म विभूषण किसे दिया जाता है? किसी भी व्यक्ति जिनकी असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, और उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री दिया जाता है। तो पद्म पुरस्कार के संबंध में मैं आपके समझ कुछ जानकारी शेयर किया, यह आपके लिए उपयोगी हो सकती है। अगला प्रश्न लेते हैं, 7वां प्रश्न, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL कहां स्थित है? ऑप्शन ए है बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका उत्तर है उड़ीसा। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड चर्चा में क्यों आई और ये क्यों चर्चा में, इस संबंध में मैं बता दूं। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड जो है वो इस्पात कंपनी है जो उड़ीसा में अवस्थित है। इसे टाटा स्टील ने, टाटा स्टील की एक विभाग कंपनी है, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में TSPL कहते हैं, ये टाटा स्टील की इकाई है। यानी टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड को 12,100 करोड़ में खरीद लिया है। और इस तरह से नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का अधिग्रहण किसने कर लिया है? टाटा स्टील की इकाई टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड ने 12,100 करोड़ से में खरीद करके अपने पे अधिग्रहण कर लिया है। तो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड कहां स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। 8वां प्रश्न, झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के लिए कितने पद स्वीकृत हैं? प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के लिए कितने स्वीकृत पद हैं? तो ऑप्शन है 25, 22, 25 और 30। ये 25 दो बार हो गया, एक को आप 20 कर दीजिए, इसको अब 20 कर देते हैं। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है 30। तो इसका उत्तर है सी, झारखंड हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के लिए कुल कितने स्वीकृत पद हैं? 25। झारखंड में कब से थर्मोकोल को प्रतिबंध कर दिया गया है? ध्यान दीजिएगा, पहले जितने भी थर्मोकोल के प्लेट आते थे, थर्मोकोल के गिलास आते थे, थर्मोकोल के चाय के कप आते थे, उन सबको बैन कर दिया गया है। तो कब किया गया है? ऑप्शन है 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2022, 15 नवंबर 2021 और 15 नवंबर 2022। तो इसका उत्तर है 1 जुलाई 2022। तो झारखंड में कब से थर्मोकोल को प्रतिबंध कर दिया गया है? तो इसका उत्तर है 1 जुलाई 2022। अगला प्रश्न लेते हैं, ललमटिया डैम किस जिले में है? ललमटिया डैम किस जिले में है?
ऑप्शन ए है लातेहार, बी पलामू, सी खूंटी और डी रांची। तो आपको मैं बता दूं, ललमटिया डैम जो है वो आपको है इसका उत्तर है लातेहार। ललमटिया डैम किस जिले में है? तो इसका उत्तर है लातेहार। अगला है लतरातू डैम किस जिले में है? लतरातू डैम किस जिले में है? ऑप्शन ए है लातेहार, बी पलामू, सी खूंटी और डी रांची। तो लतरातू डैम खूंटी में है, कर्रा प्रखंड में लतरातू डैम है खूंटी में, खूंटी जिले के कर्रा। 12वां है कांती झरना और इंदिरा जल झरना किस जिले में है? कांती झरना और इंदिरा जल झरना किस जिले में है? ऑप्शन है पलामू, बी लातेहार, सी बोकारो, डी लोहरदग्गा। तो इसका उत्तर है बी लातेहार, यानी कांती झरना और इंदिरा जल झरना लातेहार जिले में स्थित हैं। नेशनल वाटर अवार्ड झारखंड के किस गांव को दिया गया है? नेशनल वाटर अवार्ड झारखंड के किस गांव को दिया गया है? ऑप्शन ए है गुनी गांव, बी भूसूर, सी पांचा और डी लालपता। तो इसका उत्तर है गुनी गांव, इसका उत्तर है गुनी गांव। तो ये जो नेशनल वाटर अवार्ड है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल शक्ति एक मिनट थोड़ी ये जो अवार्ड है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2018 से दिया जाता है। और ये पुरस्कार किसे मिलता है? राष्ट्रीय जल अवार्ड किसके मिलता है? वैसे कोई भी गांव या क्षेत्र जहां जल शक्ति या जल का संरक्षण के लिए कुछ या किसी तरह के कोई योजनाएं चलाई जाती है और जिसके द्वारा जल संरक्षण को बढ़ाया जाता है, तो इसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो आपको बता दें, झारखंड में गुनी गांव जो कि कर्रा ब्लॉक में आता है, यह खूंटी जिले के कर्रा गांव ब्लॉक में आता है। इस गुनी गांव में जितने भी झारखंड में जल समृद्धि या जल संरक्षण से संबंधित योजनाएं चल रही है, चाहे नीलांबर जिलांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, इन सब का कारगर तरीके से वहां उपयोग हुआ है और अच्छी तरीके से ये योजनाएं वहां चलाई जा रही है। इसीलिए ये गुनी गांव को नेशनल वाटर अवार्ड झारखंड को दिया गया है। और जल संचय संबंधी योजनाएं भारत के कहीं भी अगर अच्छी तरह से चलाई जाती है तो उसे यह अवार्ड दिया जाता है। तो ये झारखंड के लिए बड़ी गर्व की बात है कि गुनी गांव को नेशनल वाटर अवार्ड जल शक्ति मंत्रालय द्वारा दिया गया है। और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इस अवार्ड को कब से शुरू किया गया था? 2018 से। गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम किस बजट में घोषणा की गई थी? गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम किस योजना में, किस बजट में घोषणा की गई थी? ऑप्शन है 2022-23, बी 2023-24, सी 2021-22 और डी 2020-21। तो इसका उत्तर है 2022-23 में गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022-23 के बजट में इस स्कीम की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया था? ऑप्शन ए है रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी जमशेदपुर और ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर में जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था, सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम का। इसमें कुल 3 देश पार्टिसिपेट किए थे, 3 देश पार्टिसिपेट किए थे, नेपाल, भारत और बांग्लादेश। इसमें 3 देश पार्टिसिपेट किए थे और इसका विजेता बना था भारत, इसका विजेता बना था भारत। अमृत 2.0 योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य है।
यानी भारत में अमृत 2.0 स्कीम्स को स्वीकृति मिलने वाला किस राज्य को स्वीकृति सबसे पहला मिला? ऑप्शन ए है झारखंड, बी हरियाणा, सी पश्चिम बंगाल और डी दिल्ली। इसका उत्तर है ए झारखंड। तो अमृत जो योजना है, बेसिकली इसको स्पेलिंग लिखा रहता है अमरूत, अमरूत। हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अमृत, बट ये अमरूत है। ये अमरूत जो है, ये मिशन जो है 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। ये 2015 में केंद्र सरकार के शुरू किया गया था। ये जो अमरूत योजना है पहले इस नाम से जाना जाता था, JNNURM। ये जो एक योजना था ये 3 दिसंबर 2005 को शुरू किया गया था। तो इस अमरूत योजना जो है, जो पहले से JNNURM जो योजना चल रही थी उसी को बदल करके केंद्र सरकार, भारत सरकार ने अमरूत योजना कर दी। कब कर दी? 2015 में। तो JNNURM क्या है? तो J फॉर जवाहरलाल नेहरू, JN जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। J फॉर जवाहरलाल, N फॉर नेहरू, N फॉर नेशनल, U फॉर अर्बन, R फॉर रिन्यूअल और M फॉर मिशन। तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य यही था कि अर्बन सेक्टर्स में नवाचार और जो भी नवीनतम जो तकनीक है या नवाचार या कोई इनोवेशंस को बढ़ावा देना था और डिजिटल क्रांति लाना था। ये JNNURM का उद्देश्य था, जिसे केंद्र सरकार ने 2015 में नाम बदल करके अमरूत कर दिया गया। और अमरूत का फुल फॉर्म है, देख लीजिए, अमरूत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि 2015 में केंद्र सरकार ने JNNURM के जगह में अमरूत को लाया है, इस योजना को लाया है। और अमृत 2.0 जो है, अगर कभी पूछा जाए अमृत 2.0 जो है, 2.0 जो है अमरूत 2.0, ये जो है 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। उद्देश्य वही है जो पहले इस प्रोग्राम का उद्देश्य था। तो अमृत 2 योजना जो है 2.0 योजना कब शुरुआत किया गया था? 1 अक्टूबर 2021 को। अमरूत जो वास्तविक अमरूत योजना है वो 2015 में शुरू की गई थी। अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2015 में शुरू किया गया था। ये पूर्व में चले आ रहे कार्यक्रम JNNURM 3 दिसंबर 2005 से जो शुरू की गई थी उसी का ये नया नाम है या नवीन नाम है, उसी के जगह में से शुरू किया गया है। 17वां प्रश्न लेते हैं, विचारों के 11 अध्याय के लेखक कौन हैं? विचारों के 11 अध्याय के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है अशोक प्रियदर्शी, बी रविंद्रनाथ महतो, सी सरयू राय और डी बाबूलाल मरांडी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी रविंद्रनाथ महतो। तो हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा विचारों के 11 अध्याय नामक पुस्तक लिखा गया है और इस पुस्तक में उन्होंने जितने भी जनजातीय और जो स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो झारखंड को बनाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दी गई है, जनजातीय संस्कृति, कला, इन सब को लेकर इन्होंने विचारों के 11 अध्याय को लिखा है। और इस पुस्तक के लेखक है रविंद्रनाथ महतो, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। तपन पटनायक का संबंध है, ऑप्शन ए है छऊ नृत्य, तबला, बांसुरी और नाटककार। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, तपन पटनायक का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है छऊ नृत्य। तो तपन पटनायक झारखंड के एक छऊ नृत्य विशेषज्ञ हैं और इन्हें वर्ष 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो
तपन पटनायक को किस लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? इसलिए क्योंकि वे छौ नृत्य के विशेषज्ञ हैं और छौ नृत्य के संरक्षक हैं, छौ नृत्य को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ने 2022 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा विश्वविद्यालय साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बना? यानी कौन सा विश्वविद्यालय जो है जो कि साइबर कोर्स शुरू करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बना? तो ऑप्शन ए है रांची विश्वविद्यालय, बी है विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सी उत्कल विश्वविद्यालय और डी कोल्हान विश्वविद्यालय। तो इसका उत्तर है बी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय बना जिसने साइबर कोर्स को शुरू किया है, पाठ्यक्रम में शामिल किया है। क्वेश्चन नंबर 20, केनाइन वायरस किसे संक्रमित करता है? केनाइन वायरस किसे संक्रमित करता है? तो ऑप्शन ए है मानव, बी पशु, सी पक्षी और डी मछली। तो केनाइन वायरस जो है ये पशुओं को संक्रमित करता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पशु। तो केनाइन वायरस के बारे में मैं बता दूं, बिरसा जैविक उद्यान के जो पशु विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा 2022 में देखा गया कि केनाइन वायरस का संक्रमण वहाँ जो पाए जाने वाले जानवर लोमड़ी हैं उनको इन्होंने अफेक्ट किया। बेसिकली ये केनाइन वायरस जानवरों में संक्रमित करता है, जैसे कुत्तों में ये वायरस पाया जाता है और इसका संक्रमण बाघ, शेर, लोमड़ी, भेड़िए, लाल पांडा आदि में पड़ता है और ये उनकी आंखों को अफेक्ट करता है और वो आंखों के उनसे इनके कारण केनाइन वायरस के कारण उनकी आंखें लाल होती है। तो बिरसा जैविक उद्यान में ऐसा वहाँ के जो जू विशेषज्ञ हैं, पशु विशेषज्ञ हैं, उन्होंने पाया कि जो लोमड़ी में जो बीमारी आई थी वो केनाइन वायरस के कारण आई थी। तो इस तरह से केनाइन वायरस किसे संक्रमित करता है? मानव को, पशु को, पक्षी को या मछली को? तो इसका उत्तर होगा पशु। तो मित्रों, इस तरह से मैं जो झारखंड के जो समसामयिकी हो सकती है जो कि 2022 से लेके मैं लिया हूं, तो इस तरह से मैं आपके समक्ष 20 प्रश्न को लेकर आज उपस्थित हुआ था और ये 20 प्रश्न मुझे लगता है कि आपके तैयारी में मददगार साबित होगी। आप इसी तरह से लगातार मेरे वीडियो में बने रहें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। मेरा कोशिश यही है कि आपको किस तरह से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सके, ये मेरा हमेशा सदैव प्रयास रहा है। तो इस वीडियोस को पूरी तरह से आप देखिए और 20 प्रश्नों को आप तैयारी कर लें और 20 प्रश्नों को अच्छे से नोट्स भी बना लें और ताकि आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर झारखंड से पूछा जाता है तो वो ना छूटे और आप उसको अच्छी तरह से बना सके। फ्री कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी करें और सफल हों। इसी उद्देश्य के साथ आज का ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। आगामी लेक्चर की उम्मीद के साथ आप सबों को जोहार, धन्यवाद।